ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज में ईरान की बिछाई सभी बारूदी सुरंग को हटा दिया गया है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर अब ईरान ने बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश की तो भयानक हमला होगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अब दुश्मन देशों को खाड़ी से एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। ईरान ने अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब दिया है। बैन को ईरान ने युद्ध में अपनी जीत बताया है। इधर ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप ने लाल सागर में मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान का ओपन ऐलान, एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। खाड़ी के तेल गलियारों पर ईरान का टोटल कंट्रोल। ट्रंप के डी-डे हमले का विस्फोटक जवाब आ गया। तेहरान में ट्रंप का तमाशा ऐसे बनाया जा रहा है, कहीं उन्हें हॉर्मुज में गोते लगाते और डॉलर के पीछे तैरते दिखाया जा रहा है, तो कहीं ट्रंप की गर्दन को दबोचे कई हाथ दिखाए जा रहे हैं। सड़क किनारे ट्रंप के आदमकद बैनर पोस्टर लगाकर ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने अब ईरान को ढा देने का ऐलान कर दिया है। सुपर पावर ने ईरान पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं, यानी जो काम ट्रंप के जंगी बेड़ों, जंगी जेट और मिसाइलों ने नहीं किया, उसे अब ट्रंप डी-डे हमले से अंजाम देने जा रहे हैं। अमेरिका से मिले इसी थ्रेट से बौखलाए ईरान ने अपने लड़ाका ग्रुप को दुश्मनों पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। इन हमलों की शुरुआत यमन के हूती लड़ाकों ने किया है। हूती फाइटर्स ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों को मिसाइलों से उड़ा दिया। सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरी ने जानकारी दी है कि लाल सागर में उसके एक जहाज पर हमला हुआ। यह हमला यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया। सऊदी अरब के यानूब से लगभग 63 नॉटिकल मील तेल टैंकर पर मिसाइलें फटी हैं। बारूदी धमाके से जहाज के मुख्य डेक पर आग लग गई। यानूब सऊदी अरब का मुख्य ऑयल पोर्ट है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल लोड किया जाता है। सऊदी अरब के तेल टैंकरों को दहलाने का ये पहला मामला नहीं है। 17 अगस्त को हूती लड़ाकों ने लाल सागर में दक्षिणी पश्चिमी बंदरगाह शहर मूचा के पास सऊदी सेना के एक लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे 4 स्कॉट जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। उस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए यह सारी ने कहा कि यह हमला कई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया था और सीधा और सटीक था। यानी जैसे ईरान ने हॉर्मुज में दुश्मनों के तेल टैंकर जलाए, वैसे ही अब हूती लाल सागर रूट पर तबाही मचाने लगा है। ईरान ने अमेरिका, इजराइल को धमकी दी है कि अगर उस पर हमले की गलती दोहराई गई तो अब की बार कोई रहम नहीं बरता जाएगा। تشدید این وضعیت حتما پیامدهای خودش رو داره. ما دست بسته نیستیم در مواجهه با چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای و طبق حقوق بین‌الملل هم کشورهای دیگر مجاز نیستند به همراهی و همکاری با آمریکا، به خاطر اینکه همه میدونن این اقدامات خلاف بیان همه مقررات و قواعد بین‌الملل و حقوق بشر هست. ईरान के इस आक्रामक रुख की वजह ट्रंप की धमकियां और एक्शन है। ईरान ने सैन्य लड़ाई में कुछ हासिल नहीं कर पाने के बाद अब ट्रंप ने
इकोनॉमी डी डे लड़ाई शुरू कर दी है। यानी ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को ढा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को अलग थलग करने के लिए इकोनॉमिक डी डे अभियान शुरू किया है। इसकी डिटेल अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दी है। अमेरिका अब उन देशों और संस्थाओं के खिलाफ सेकेंडरी प्रतिबंध को बढ़ा रहा है जिन्होंने ईरान से कारोबार किया है। ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को चेतावनी दी है कि उनके पास ईरान से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक तय समय सीमा है। ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसे खस्ताहाल करने का पूरा प्लान बना लिया है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल है। अमेरिका ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। The United States is ready to implement a new round of secondary sanctions, not just on Iran, but on any country or entity that does business with Iran. And that could include heavyweights like China, which buys oil from Iran and also interacts with its banking system. So this could set up a high-stakes confrontation with China right before President Trump is expected to meet China's leader Xi Jinping at the end of next month. अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान से जुड़ी लगभग 60 संस्थाओं, लोगों और जहाजों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बैन के दायरे में ईरान के परमाणु मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिका ने उन ब्रोकर कंपनियों के नेटवर्क को भी निशाना बनाया है जो शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाज से ईरान की मदद पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने अब ईरान को सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं। पहला, पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग करना और गुजारे लायक अर्थव्यवस्था में जीना, या फिर ट्रंप से डील करके अपने को बचाए रखना। लेकिन ईरान ने ट्रंप से इस मोर्चे पर भी जबरदस्त टक्कर का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान का बड़ा दावा। ईरान के पास 2 साल का प्लान तैयार। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनी जादेह का बयान, कहा अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने की पूरी तैयारी। दुश्मन आर्थिक हमला करेगा लेकिन हमारे पास भी जवाबी कदम है। मदनी जादेह का दावा, चीन और रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया। ईरान ने कहा कि ट्रंप के प्लान का उसे अंदाजा था, इसलिए तैयारी पहले से कर रखी गई है जिससे ट्रंप के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होने वाला। مدت‌ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها میدونستیم که چه برنامه‌هایی رو دارن. همونطوری که در صحبت پیشین عرض کردم دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده هستش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته. طبیعتاً اتفاقاتی که میفته، در واقع ضرباتی که میزنن آسیب‌هایی رو ایجاد میکنه. آسیب‌هایی رو برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. نمیتونیم منکر این باشیم که بالاخره این ضربات آسیب ایجاد نمیکنه. ईरान पर ट्रंप की डॉलर स्ट्राइक कोई नई बात नहीं। ट्रंप जब से पावर में है उन्होंने ईरान पर बैन लगा रखे हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों का ईरान ने कभी लोड नहीं लिया, मगर ईरान की हिट लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं उससे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के होश उड़ गए हैं। ईरान में जारी एक वीडियो में ईरान का फर्स्ट टारगेट ट्रंप के बेटे बैरन बताए जा रहे हैं। ट्रंप के बेटे बैरन पर ईरानी टीवी की धमकी सामने आई है। ईरानी सरकारी टीवी पर बैरन ट्रंप को लेकर जो वीडियो प्रसारित हुआ है उसमें उनके सिर पर 95 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। वीडियो में बैरन की सुरक्षा और ऑनलाइन गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो IRGC से जुड़े मीडिया से प्रसारित हुए हैं। ट्रंप की बेटी से पहले मिलानिया ट्रंप का भी धमकी वाला वीडियो रिलीज किया गया था। अब आपको बैरन ट्रंप की कुछ और बातें बताते हैं। बैरन ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तीसरी पत्नी मिलानिया ट्रंप के सबसे छोटे बेटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 5वें और सबसे छोटे बेटे 20 मार्च 2006 को हुआ था जन्म। लगभग 6 फीट 7 इंच लंबाई के लिए
चर्चा में रहे, सार्वजनिक तौर पर कम नजर आते हैं। बैरन ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा हासिल है। इतने सख्त पहरे के बावजूद रेवोल्यूशनरी फोर्स दावा कर रही है कि बैरन तक पहुंचना मुमकिन है। वेयर टू किल बैरन वीडियो में बताया गया कि लड़की सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा को चकमा देकर बैरन के बगल में बैठ गई थी। ऐसे में उन तक पहुंचा जा सकता है। ट्रंप खुद ये दावा कर चुके हैं कि ईरान ने उनकी हत्या की साजिश कई बार रची है। ट्रंप की तरह नेतन्याहू भी दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके 2 बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने ये दावा चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में किया, लेकिन नेतन्याहू ने ये नहीं बताया कि निशाने पर बड़ा बेटा यायर था या छोटा बेटा अवनेर। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कब, कहां और किस तरीके से हत्या की कोशिश की गई। रॉयटर्स ने इस दावे की पुष्टि करते हुए लिखा कि कथित साजिश की गंभीरता या वो कितने आगे बढ़ी थी, इसकी कोई जानकारी नेतन्याहू ने नहीं दी। जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने इस दावे का इस्तेमाल अपने परिवार को मिले हाई सिक्योरिटी कवर को सही ठहराने के लिए किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भी ईरान से ऐसे ही खतरा था। 2024 में यायर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। यायर एक पॉडकास्टर और राजनीतिक कार्यकर्ता है। पिता की नीतियों का समर्थन करते हैं। नेतन्याहू के छोटे बेटे अवनेर इजराइल में ही है। अवनेर सामान्य जीवन जीते हैं। अवनेर को पर्सनल सिक्योरिटी मिली है। नेतन्याहू के दोनों बेटे आईडीएफ में काम कर चुके हैं। नेतन्याहू के परिवार में कौन कौन है, अब ये भी जान लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम मरियम, 1978 में तलाक। मरियम और बेन्यामिन नेतन्याहू की बेटी का नाम है नोरा। दूसरी पत्नी का नाम फ्लेयर कैट्स, 3 साल चला रिश्ता। फ्लेयर और बेन्यामिन नेतन्याहू की कोई औलाद नहीं। तीसरी पत्नी सारा बेन, 1991 में शादी। बेन्यामिन नेतन्याहू और सारा बेन के 2 बेटे हैं, यायर बड़ा बेटा और अवनेर छोटा बेटा। नेतन्याहू ने अपने बेटों की जान खतरे में बताकर ईरानी थ्रेट का एहसास कराया है। वैसे भी ये जग जाहिर है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की कसम खा रखी है। ऐसे में जो भी ईरान की रेंज में आया उसका बचना मुश्किल है। फिलहाल ईरान की नजर मक्का पैक्ट करने वाले दुश्मनों पर है। ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर कोई सख्त ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान ने कई शर्तों के साथ समझौते में शामिल होने के सिग्नल दिए हैं। ईरान ने यहां तक कहा है कि मक्का पैक्ट खाड़ी से अमेरिका के भाग खड़े होने का सबूत है। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस के 6 बड़े रिटेल गोदामों पर हमले किए हैं। रूस ने पलटवार करते हुए ओडेसा में यूक्रेन का वेयर हाउस उड़ा दिया। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ने जेलेंस्की से एक और वादा कर दिया है। एंडी बर्नहम ने कहा कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर वो ट्रंप से बात करेंगे। इस बीच यूक्रेन में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनने का रास्ता साफ हो चुका है। यूके के पीएम ने अपने पहले दौरे में ही मिसाइल टेक्निक यूक्रेन को देने का ऐलान किया। क्या ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एआई डेटा शेयरिंग का मॉडल ट्रंप पर नया दबाव बनाएगा? क्या यूरोप का प्रॉक्सी युद्ध अब पुतिन से सीधे टकराव में बदलने वाला है? कीव से आई इस तस्वीर ने रूस यूक्रेन जंग की नई दिशा तय कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने अपने पहले ही कीव दौरे पर यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन के अंदर ही मिसाइल प्रोडक्शन का रास्ता साफ हो गया है। Well, thank you so much, Vladimir. We're proud to support you.
And I felt it was important to come on this, my first overseas visit since coming into office, because previous Prime Ministers have been here, and my predecessor Keir was a big supporter, helped bring about the Coalition of the Willing. I felt I needed to come to make sure that you knew and the people know that there's no change in Britain's support. You know, we will not be here today, gone tomorrow. You know, we will be there for you. ब्रिटेन के ऐलान के बाद क्रेमलिन में खलबली मची हुई है, लेकिन ज़ेलेंस्की को जंग में जैकपॉट लग गया है, क्योंकि एक अरसे से वो ट्रंप और यूरोप के देशों से मिसाइल बनाने की तकनीक मांग रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मुराद 2026 में पूरी कर दी है। अब कीव में ही लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यूक्रेन जिस मिसाइल का प्रोडक्शन कीव में शुरू करेगा, उसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ये मीडियम दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, जिसकी रेंज 2050 से 500 किलोमीटर है। इसमें 450 किलो का ब्रॉच टैंडम 2 स्टेज का वॉरहेड लगा होता है। पहले स्टेज में यह ठोस कंक्रीट या मिट्टी को छेदता है, दूसरे स्टेज में अंदर जाकर विस्फोट करता है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और बंकर को ध्वस्त करने में काम आती है। यूक्रेन पहले ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल रूसी ठिकानों, कमांड पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए कर चुका है। वो अपनी सस्ती लंबी रेंज ड्रोन मिसाइल जैसे फ्लेमिंगो FP5 भी बड़े पैमाने पर बना रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ मिसाइल सप्लाई की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन की दिशा में कदम है। इसके बदले यूक्रेन बैटलफील्ड डेटा यूके को देगा। Thanks for all this year of the support of your country, governments, and His Majesty. Thank you. You are very welcome. I'm so happy that you chosen to come to our country, especially these days. ज़ेलेंस्की और ईडी बर्नहम के बीच हुई डील में सबसे बड़ा ट्विस्ट सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि AI और बैटलफील्ड डेटा भी है। ब्रिटेन और यूक्रेन ने एक नई AI डिफेंस पार्टनरशिप पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके तहत ब्रिटेन को यूक्रेन की एवेंजर्स AI लैब्स तक पहुंच मिलेगी। यूक्रेन ने युद्ध के दौरान ड्रोन, सेंसर और कैमरों से अरबों डेटा पॉइंट जमा किए हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल AI सिस्टम को ट्रेन करने में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स सिस्टम हर महीने 1 लाख से ज्यादा ड्रोन वीडियो फीड्स का विश्लेषण करता है और दुश्मन के टारगेट की पहचान में करीब 70% डिटेक्शन रेट हासिल कर चुका है। यानी सौदा सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि यूक्रेन भी अपने युद्ध के अनुभव और बैटलफील्ड डेटा को ब्रिटेन के साथ शेयर करेगा। और यही वो हिस्सा है जो इस पूरे समझौते को रूस के लिए और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि यूक्रेन पिछले 4.5 साल से रूस के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल वॉर लड़ रहा है और इस दौरान उसने AI आधारित टारगेटिंग, ड्रोन ऑपरेशन और युद्ध के रियल टाइम डेटा का एक बड़ा सिस्टम तैयार कर लिया है। अब ब्रिटेन इस युद्ध से हासिल हुए टेक्नोलॉजिकल अनुभव को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकता है और शायद यही वजह है कि रूस इससे भड़का हुआ है। क्रेमलिन से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में मिसाइल उत्पादन को बढ़ावा देना युद्ध को खत्म करने की बजाय उसे और भड़काने वाला कदम है। Процессу урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет. यानी सवाल यह है कि अगर यूक्रेन अपने देश में स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें बनाना शुरू करता है, तो क्या रूस उन संभावित प्रोडक्शन साइट पर भी हमला कर सकता है? और यहाँ से कहानी सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन की नहीं रह जाती, क्योंकि स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन की अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका फ्रेंच वर्जन स्कैल्प है और मिसाइल में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों की तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब फ्रांस और यूक्रेन भी यूक्रेन में इसकी असेंबली लाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है,
यानी यूरोप धीरे धीरे यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने से आगे बढ़कर उसे अपने डिफेंस प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बना रहा है, क्योंकि जिस काम में अब तक अमेरिका लीड कर रहा था, अब उसका ठेका यूरोप के देशों ने ले लिया है। और इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन की मिसाइल जरूरतों को सिर्फ अमेरिकी हथियारों से पूरा करने की बजाय अपनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और यूक्रेन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जोड़ देता है, तो ट्रंप पर यूरोपीय देशों के फैसले से दबाव बढ़ेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो की फैक्ट्री लगते ही अगले दिन मिसाइलों का बड़े पैमानों पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। मिसाइल की घरेलू प्रोडक्शन एक लंबी प्रक्रिया है और शुरुआती तौर पर इसका असर तत्काल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि आने वाले महीनों और वक्तों में दिखाई देगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन में इस मिसाइल प्रोडक्शन में 2027 तक का समय लग सकता है, लेकिन रणनीतिक संदेश अभी से साफ है। यूक्रेन अब युद्ध को सिर्फ मिसाइलें भेजना नहीं चाहता, वो यूक्रेन को मिसाइल बनाना सिखाना चाहता है। और यूक्रेन सिर्फ पश्चिमी हथियारों का ग्राहक नहीं रहना चाहता, वो पश्चिमी डिफेंस इंडस्ट्री का पार्टनर बनना चाहता है। यही वजह है कि कीव में हुआ ये समझौता रूस यूक्रेन युद्ध की असली तस्वीर के संकेत दे रहा है, जहां मिसाइलें सिर्फ सप्लाई नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, एआई डेटा शेयर होगा और युद्ध का अनुभव नई पीढ़ी के हथियारों में बदला जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और शांति की राह खुलेगी, या फिर यूरोप और रूस के बीच टकराव एक नए और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। United States remains committed to Ukraine's future as a sovereign and prosperous nation. We join President Trump in continuing to call for an immediate ceasefire and good faith negotiations to end the Russia-Ukraine war and return peace and stability to both countries. Death continued to mount, strike after strike. We call on both sides to end any strikes that target or risk damaging civilian vessels. It is senseless to continue to spill blood of innocent civilians when there is no military solution to this war. Russia and Ukraine must return to the negotiating table. लेकिन अभी जंग में दोनों तरफ से आग लगी हुई है। शांति और डील की उम्मीद कई किलोमीटर तक दिखाई नहीं दे रही। अभी हाल के ताजा वीडियो में रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीर सामने आई। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी ओजोन के लॉजिस्टिक्स ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। सोमवार को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ओजोन के गोदामों से धुआं उठता दिखाई दिया। कंपनी के मुताबिक पिछले सिर्फ 3 दिनों में उसके 6 लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ओजोन के एक हब में आग लग गई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। कंपनी ने कई लोगों के घायल होने की बात कही। इससे पहले यूक्रेन के सबसे बड़े रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदामों को भी निशाना बनाया गया। जुलाई में यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के कम से कम 15 बड़े लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया है। इनमें से 7 से 12 सबसे बड़े गोदामों को नुकसान पहुंचा या गोदाम बंद करने पड़े। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने ओजोन के 6 गोदामों पर ड्रोन हमले किए। захист в форматі посилення ППО зернового коридору. Realistic. And secondly, if I may, what do you think of Mr. Zelensky's proposal? Україну сьогодні підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Дякую, Алекс, за ППО. कीव के ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के गोदामों को जलाना शुरू कर दिया है। ओडेशा में रूस के हमले में 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमले में ओडेशा इलाके में वेयर हाउस पर हमला हुआ। दावा है कि इस हमले के बाद ओडेशा में 2 हाइपर मार्केट पर असर पड़ा। यानी दोनों तरफ से अब सिर्फ
सैन्य ठिकाने ही निशाने पर नहीं है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जंग का नया मैदान बन चुके हैं। यूक्रेन साफ कह चुका है कि उसके पास रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक की क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रोन तो हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। और यही वो गैप है जिसे पश्चिमी तकनीक और यूरोप के देश भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रूस भी यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जवाब दे रहा है, यानी जिस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, रूस अब उसी नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ ये सवाल सिर्फ नहीं है कि कौन कितनी मिसाइलें बना सकता है, सवाल यह है कि कौन दुश्मन की सप्लाई लाइन को ज्यादा तेजी से तोड़ सकता है। सवाल ये भी है कि जंग में कौन कितनी तेजी से किसे थका सकता है, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है, यूक्रेन अपना बैटलफील्ड डेटा देता है और एआई से टारगेटिंग और बेहतर होती है, तो आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ यूक्रेन की डीप स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रूस अगर इन नई प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक साइट को निशाना बनाता है तो यूरोप की तकनीक और यूरोप के हित सीधे रूसी हमलों के दायरे में आ सकते हैं। यानी जिस जंग को अब तक रूस और यूक्रेन के बीच की जंग कहा जा रहा था, उसके अंदर यूरोप की भागीदारी अब सिर्फ हथियार भेजने तक सीमित नहीं रह गई है। और यही वो मोड़ है जहां सवाल उठता है, क्या यूरोप यूक्रेन को मजबूत करके शांति की टेबल तक पहुंचना चाहता है या रूस के साथ टकराव को और सीधा कर रहा है। पाकिस्तान के बाद तुर्की की नजर बांग्लादेश पर टिक गई है। दावा यह है कि एर्दोआन पश्चिम एशिया में नया मुस्लिम नेटो बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन दावों को वॉर एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की के पास ना कोई सिस्टम है, ना ही संसाधन जिससे वो पश्चिम एशिया में भारत के प्रभाव को किसी भी तरह से खत्म कर सके। क्या तुर्की ने पाकिस्तान वाली चाल चलनी शुरू कर दी है? क्या एर्दोआन अब एशिया में मुस्लिम नाटो बनाने में जुटे हैं? क्या भारत के पड़ोस को एर्दोआन इस्लामिक रंग में रंगना चाहते हैं? सऊदी अरब के मक्का से 7 अगस्त को जो तस्वीर सामने आई, वो क्या सिर्फ 3 देशों के नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भर थी? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर दस्तखत किए जिसमें एक पर हमला यानी तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक जवाब और सामूहिक रणनीतिक सहयोग। और अब इसी गठजोड़ में क्या एर्दोआन बांग्लादेश की एंट्री कराना चाहते हैं? क्या मक्का से शुरू हुआ ये सुरक्षा गठजोड़ अब दक्षिण एशिया तक पहुंचने वाला है? क्या पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी के साथ बांग्लादेश का भी साथ मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की पाकिस्तान के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है? 2020 खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ग्रीस और साइप्रस जो तुर्की के पुराने दुश्मन रहे हैं, उनके साथ भारत के बढ़ते रिश्तों के जरिए पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती सक्रियता की वजह से तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अब बांग्लादेश का ये नया राजनीतिक गठजोड़ कई तरह की चुनौतियां पेश करता है। भारत ने जरूर ग्रीस और साइप्रस से सैन्य संबंध बनाए हैं, लेकिन ऐसा भारत ने पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिलने के बाद शुरू किया। एक्सपर्ट के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत की रणनीतिक घेराबंदी करने में जुटा है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुर्की के पास ना कोई सिस्टम है, ना ही संसाधन। उधर ढाका ने पारंपरिक रूप से भारत, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के साथ संबंध बनाकर रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है। उधर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायून कबीर ने कहा कि अगर इस्लामिक देशों के बीच कोई सुरक्षा व्यवस्था बनती है
तो बांग्लादेश के लिए इसमें शामिल होने पर विचार करना असामान्य नहीं होगा। यानी ढाका ने दरवाजा बंद नहीं किया है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते आज से नहीं बल्कि 1971 के बाद से ही तल्ख रहे हैं। बांग्लादेश का जन्म ही पाकिस्तान से अलग होकर हुआ और 1971 की जंग की विरासत दोनों देशों के रिश्तों पर लंबे वक्त तक हावी रही। पाकिस्तान अब ढाका के साथ रिश्तों का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर के हालात क्या हैं? बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले के बाद BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया। दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी फौज एक खाली चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने पहुंची थी और एक ही धमाके में पाकिस्तान के सभी सैनिक मारे गए। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को BLA के मीडिया चैनल हकल ने जारी किया है। दावा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज हो गए हैं, लेकिन इससे बड़ा धमाका पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया है। आप बड़े ताकतवर हैं, लेकिन मुझे याद है और शायद कोई बुजुर्ग ऐसे हों जो उनको भी याद हो, जब दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। हथियार फेंक दिए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान की हार सिर्फ 1971 में नहीं हुई, वो हर जंग में भारत का जवाब देख चुका है। सबसे पहले 1947-1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के कब्जे का प्लान बनाया, लेकिन भारतीय फौज ने घुसपैठियों को उल्टे पांव भगा दिया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कराई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लाहौर सेक्टर तक जवाबी हमला किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 1999 करगिल युद्ध में भारतीय फौज ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी फौज को करगिल की ऊंची चोटियों से खदेड़ दिया। सबसे ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जब भारत के जवाब ने पूरी पाकिस्तानी फौज को एक ऑपरेशन में साइलेंट कर दिया। अब वहां की फौज अपने जख्म को छिपाने में लगी है। उधर पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने देश को छोड़कर अभी विदेश दौरे पर चले गए हैं। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में पिट रही है। पीओके में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की भद पिट रही है। वहां बगावत की आग लगी हुई है, लेकिन आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान में सुलह कराने तेहरान पहुंच गए। यानी पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, सिंध से लेकर पीओके तक, कहीं आतंकवाद है, कहीं अलगाव की आवाज, तो कहीं सड़कों पर सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा। बलूचिस्तान में BLA के हमलों ने पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कलात में IED हमले का वीडियो जारी कर BLA ने 6 जवानों के मरने का दावा किया है। इससे पहले मस्तूम और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैन्य ठिकानों पर हमले के दावे सामने आए। यानी जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपनी जमीन का हिस्सा बताकर कंट्रोल करना चाहता है, वहीं पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी ही लगातार चुनौती के घेरे में है। बलूचिस्तान में BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज को पीट रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फौज को बार बार निशाना बनाकर TTP ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ स्थानीय असंतोष ने इसे और भड़का दिया है। यानी एक तरफ आतंक की चुनौती, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा
और बीच में फंसी पाकिस्तान की सिक्योरिटी मशीनरी, जिसके मुखिया हैं आसिम मुनीर। लेकिन पाकिस्तान का संकट यहां भी खत्म नहीं होता है। सिंध में भी लंबे समय से राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। सिंध कराची पर संसाधनों के बंटवारे को लेकर सवाल उठाता रहा है, खासकर पानी, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर केंद्र और सिंध के बीच टकराव पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति को और जटिल बना रही है। यानी चारों दिशाओं से तस्वीर एक जैसी है। बलूचिस्तान में BLA, खैबर पख्तूनख्वा में TTP और सुरक्षा संकट, POK में जनता का असंतोष और सिंध में क्षेत्रीय अधिकारों की आवाज। और इस बीच पाकिस्तान की सेना की राजनीति में दखल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की सेना की कमान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर इतने सारे मोर्चों को संभाला जा सकता है? क्योंकि बाहर से पाकिस्तान को चीन का समर्थन हासिल है, अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है और भारत के साथ तनाव अपनी जगह पर है। लेकिन असली खतरा पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत के पड़ोस में तुर्की की चाल पाकिस्तान की वजह से सबसे पहले फ्लॉप होने वाली है। एर्दोआन के सपने सबसे पहले पाकिस्तान ही तोड़ने वाला है।